ये सदर दरवाज़ा जो दूर उफ़क़ में आप देख रहे हैं, ये मकबरा जहांगीर का सदर दरवाज़ा है। इसी के पीछे ही अकबरी सराय वाक़ है। इस दरवाज़े की मगरबी जानब आपको एक तवील दीवार नज़र आ रही है। इस दीवार के साथ साथ चलें तो हमें एक और दरवाज़ा नज़र आता है। यह सदर दरवाज़ा आसिफ खान के मकबरे का है और देखने में ये दोनों दरवाजे बिल्कुल एक जैसे हैं। थोड़ा और बाएं जानिब आएँ तो दूर हमें आसिफ खान के मकबरे का गुंबद भी नज़र आता है। आगे चलकर हमें दूर शाहदरा का रेलवे स्टेशन भी नज़र आ रहा है और जो रेलवे लाइन आपको शाहदरा के रेलवे स्टेशन को जाती नज़र आती है, दरअसल यही वो रेलवे लाइन है जो नूरजहाँ के मकबरे को बाकी दो मकबरों से अलग करती है। कहते हैं कि कभी ये तीनों मकाबर एक ही बड़े बाग में वाक़ा थे, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने यहाँ रेलवे लाइन बिछाई तो नूरजहाँ का मकबरा आसिफ खान के मकबरे और मकबरा जहांगीर से अलग हो गया। नूरजहाँ का बाप मिर्ज़ा गयास ईरान के एक बहुत मोतबर फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। नाम उसका मोहम्मद शरीफ था और उसको ईरानी दरबार में बहुत रसाई हासिल थी और वो उस वक़्त तेहरान के बहुत मशहूर अमीरान में शामिल था। उसकी वफ़ात के बाद बदकिस्मती कहिए कि मिर्ज़ा गयासुद्दीन पैसे को मोहताज हो गया। जब ईरान में कुछ बस न चली तो उसने हिंदुस्तान आने की ठानी और सन 1546 में वो ईरान के शहर तेहरान से दिल्ली की जानब रवाना हुआ। उसके साथ उसकी बीवी, दो बेटे और एक लड़की भी थी। जब वो कंधार के मुकाम पर पहुंचा तो वहाँ नूरजहाँ की पैदाइश हुई। ये उसके लिए एक और लम्हा फिक्रिया था। पैसे को वो पहले ही मोहताज था, लिहाजा उसने नौज़ायदा बच्ची को सड़क पर रख दिया और आने जाने वाले मुसाफिरों से मदद का तलबगार हुआ। यहीं उसकी मुलाकात एक ऐसे अमीर से हुई जिसकी रसाई अकबर के दरबार तक थी। मिर्ज़ा गयास को वो अपने साथ लाया और उसके बाद मिर्ज़ा गयास को अपने साथ लाया और अकबर के दरबार में उसको मुतारफ़ कराया। मिर्ज़ा गयास ने अपनी दानिशमंदी, अकल और फरासत से दरबार में फौरी तरक्की की और बहुत से अहम ओहदों पर फायज़ हुआ। यहाँ ही से नूरजहाँ की अहम तारीख़ का एक नया बाब शुरू होता है। नूरजहाँ का असल नाम मेहरुन्निसा था और उसके वालिद का नाम गयासुद्दीन था, लेकिन जब उसने मुग़ल दरबार में तरक्की हासिल की तो अकबर ने उसे एतमाद-उद-दौला का लक़ब दिया। एतमाद-उद-दौला का मकबरा आज भी आगरा में वाक़ है और अपनी खूबसूरती के लिहाज से हिंदुस्तान के चंद मकबरों में से एक है। नूरजहाँ की वालदा भी एक बाअसर खातून थी। मुग़ल दरबार में उसने भी तरक्की की और नूरजहाँ उसके साथ ही अक्सर मुग़ल दरबार और हरम में जाती। मेहरुन्निसा नूरजहाँ का असल नाम था। दरबार में तरक्की करने के बाद पहले उसे नूर महल का लक़ब मिला और जब उसकी शादी जहांगीर से हुई तो फिर वो नूरजहाँ बन गई। लेकिन शायद जहांगीर से शादी से कबल जब उसका तारुफ जहांगीर से हुआ तो जहांगीर ने उससे शादी करने का मुतालबा किया। ये अकबर को गवारा ना हुआ, लिहाजा अकबर ने फौरी तौर पर नूरजहाँ की शादी एक और दरबार में अहम शख्सियत शेर अफगन से कर दी। शेर अफगन का असल नाम अली कुली इस्ताजलू है। अली कुली से शादी के बाद वो बंगाल चली गई और वहाँ काफ़ी अरसा तक मुकीम रही। जहांगीर तो उसके बाबरी में लिखता है कि उसने किस तरह अली कुली के ख़िलाफ़ बहुत से हरबे इस्तेमाल किए और बिलाखिर उसे मरवा दिया। देवगी के दौरान नूरजहाँ ने 4 साल गुजारे और फिर बिलाखिर जहांगीर ने उसके साथ शादी कर ली और यहाँ ही से उसके अरूज का एक नया दौर शुरू होता है। नूरजहाँ बहुत सी क्रिएटिव खूबियों की मालिक थी। मिसाल के तौर पर ये दिलचस्पी से खाली ना होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि उसने गुलाब का अतर ईजाद किया। सलीम शाही जूता जो आजकल बहुत मशहूर है वो भी उसी की ईजाद थी। समोसा और शामी कबाब भी उसी की ईजादें थीं और फिर कशीदाकारी में तो उसका जवाब नहीं था। शायरी वो अलग करती थी। यही वो वजूहात हैं जिनके बायस वो मुकम्मल तौर पर जहांगीर पर हावी हो गई और मुग़ल दौर में पहली मरतबा सिक्के नूरजहाँ के नाम से जारी किए गए। इससे कबल सिक्के हमेशा बादशाह के नाम से जारी किए जाते थे।
अपनी खूबियों के बायस ही उसने अपना ये मकबरा अपनी ज़िंदगी के दौरान ही वज़ा किया और इसकी तामीर भी करवाई। इस मकबरा का डिज़ाइन इस तरह है कि इसके बैरूनी जानब एक प्लेटफार्म है जो तकरीबन 4 फुट बुलंद है। इस 4 फुट बुलंद प्लेटफार्म के ऊपर एक और प्लेटफार्म है जो तकरीबन उस प्लेटफार्म से मज़ीद 2 फुट बुलंद है। हर चारों जानब 7-7 आर्चेज़ हैं। दरमियान की आर्च बड़ी है और जिस फ्रेम में उस आर्च को दिया गया है वो फ्रेम इमारत से काफ़ी बाहर वाक़या है। यहाँ इस इमारत या इस आर्च की जो थिकनेस है अंदर का हिस्सा वो तकरीबन 12 फुट के लगभग है। बैरूनी जो आर्चेज़ हैं उनके पीछे पीछे बरामदे चलते हैं, जबकि अंदरूनी 2-2 आर्चेज़ के पीछे छोटे छोटे हुजरे बना दिए गए हैं। इन हुजरों की छतों पर और बरामदों की छतों पर आज भी हमें उस वक़्त के नक्शो निगार मिलते हैं और बाज़ तो आज भी उतने ताज़ा हैं जितना कि ये उस वक़्त थे जब इनको बनाया गया। मकबरा के चारों कोनों पर एक एक हश्तपहलू मीनार है। आज ये मीनार अपनी तमाम डेकोरेशन से महरूम हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो बायने ही वैसी थी जैसे कि जहांगीर के मकबरे के मीनार हैं। यानी नीचे से लेकर ऊपर तक तो ये अंदर से बिल्कुल सॉलिड थे और फिर इनके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन थी उसकी साख्त किसी हद तक एतमादुद्दौला के मकबरे के मीनारों से मिलती जुलती। इन मीनारों के ऐन ऊपर जो छतरियाँ बनाई गई थी वो किसी हद तक मस्जिद वज़ीर खां की मीनारों की छतरियों से मुतशाबत रखती होंगी। ये तमाम के तमाम मीनार बड़े लो लेवल के थे और ज़्यादा ऊंचे नहीं थे। इन पर सुर्ख संगमरमर और सुर्ख पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से डेकोरेशन की गई थी, जिसके आसार अब भी हमें कहीं कहीं मिलते हैं। आज ये इमारत इस तमाम डेकोरेशन से महरूम है। मुग़ल इमारतों और बागात में हमें 2 किस्म की सिमेट्री या बैलेंस नज़र आता है। एक तो एक्सियल बैलेंस है और दूसरा रेडियल बैलेंस। एक्सियल बैलेंस वो है जहाँ अगर हम बीच में एक लाइन डालें तो दाएं तरफ की इमारत बाएं तरफ की इमारत के बराबर होती है। रेडियल बैलेंस में ना सिर्फ दाएं की तरफ की इमारत बाएं के बराबर होती है बल्कि ऊपर का हिस्सा नीचे के हिस्से के बराबर होता है। या यूँ कहिए कि चारों साइड्स या चारों एलिवेशंस बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ऐसे सिमेट्री या ऐसे बैलेंस को हम रेडियल बैलेंस कहते हैं। नूरजहां का मकबरा भी ऐसे ही बैलेंस पर मबनी है। हर तरफ जो एक सेंट्रल आर्च है उसकी दोनों जानब 3-3 इस किस्म की आर्चेज़ हैं। यहाँ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अव्वल तो 3 की 3 आर्चेज़ थोड़ी सी इनसेट थी, यानी पीछे हटकर बनाई गई थी। ऊपर इनके एक पॉइंट था या यूँ कहिए कि ये ट्यूडर आर्चेज़ थी और फिर इनके गिर्द एक रेक्टेंगुलर फ्रेम था। हर आर्च एक रेक्टेंगुलर फ्रेम में सेट थी जो अब तमाम का तमाम मिट चुका है। चूँकि तमाम तरफ 7-7 आर्चेज़ हैं और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, लिहाजा हर आर्च के पीछे एक एक बे बन गया है। उसका तज़किरा आगे चल के आएगा। अब आप इस तरफ अगर आएँ तो ये इस मकबरे का जनूबी हिस्सा है। इस जनूबी हिस्से का जो सेंट्रल आर्च है उसके दाएं और बाएं जानब यानी शुमाल और मगरबी जानब ऊपर जाने का रास्ता है। एक रास्ता इस तरफ से ऊपर जा रहा है और एक दूसरा रास्ता इसकी बिल्कुल उल्टी तरफ। सेंट्रल आर्च के बिल्कुल सामने आपको एक उभरा हुआ संदूक नुमा कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है। ये दरअसल नीचे तय खाने को जाने का रास्ता था। उस वक्त जो दफनाने का सिलसिला और रस्म व रवाज थे वो आजकल के रस्म व रवाज से थोड़े मुख्तलिफ थे। इनका जिक्र इंशाअल्लाह आगे चलकर आएगा। मकबरा की जो चारों जानब 28 आर्चेज़ हैं उनके ऊपर एक मुसलसल छज्जा या प्रोजेक्शन चलता था। ये प्रोजेक्शन काफ़ी बाहर की जानब निकली हुई थी और सुर्ख पत्थर से तामीर की गई थी। अब इस प्रोजेक्शन का कहीं नामो निशान नहीं। अलबत्ता जहाँ ये प्रोजेक्शन इस बिल्डिंग से वाबस्ता थी वहाँ एक बड़ा खला पाया जाता है। इस खला को हम बिल्डिंग के चारों जानब देख सकते हैं। इसी प्रोजेक्शन के नीचे वाज़ेह है कि जा बजा ब्रैकेट्स भी होंगी। उन ब्रैकेट्स का भी कहीं नामो निशान नज़र नहीं आता। इस मकबरा का ये जनूब मगरबी टावर है। इस टावर का जो डायगोनली आउटर साइड है उस पर आपको पानी के खराज के लिए एक कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है जिसे हम परनाला कहते हैं। ये एक बात की वजह है। लेकिन अगर हम इस टावर के साथ साथ नीचे आएँ तो हमें एक इंतहाई दिलचस्प और बड़ी साइंटिफिक
टाइप की कंस्ट्रक्शन नज़र आती है। यहाँ अंदर की जानब हमें एक टेराकोटा का पाइप नज़र आ रहा है। इसका डायमीटर तकरीबन 9 इंच होगा। इसकी अगर कंस्ट्रक्शन आप देखें तो अंदर की जानब एक टेराकोटा या चिकनी मिट्टी का पाइप है, फिर उसके पाइप के बाहर की जानब एक चूने का एक और पाइप चलता है, और इसके फिर बाहर एक तीसरी फिर टेराकोटा पाइप की है। यानी ये 3 तहों वाला एक पाइप है, और जो बारिश का पानी ऊपर से नीचे आता था वो इसी पाइप के ज़रिए नीचे आता। इसके आगे दीवार थी, वो देखने वाले को नज़र ना आता। इसी टावर के अंदर छुपा हुआ यहाँ एक छोटा सा हौज था, पानी यहाँ आता और फिर यहाँ से निकल कर यहाँ आप देखेंगे कि एक छोटी सी आबशार बनी है, पानी बाहर की जानब गिरता। आइए अब इस मकबरे की इमारत का जो मैथमेटिक्स है उस पर भी थोड़ी सी नज़र डालें। चूँकि हर सिम्त में 7-7 ओपनिंग्स हैं जिनके बाहर आर्चेस बनी हैं और इनके पीछे तवील कॉरिडोर हैं, ये तमाम के तमाम कॉरिडोर एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। इस तरह 49 कमरे या 49 बेज वजूद में आती हैं। हर बे के ऊपर मुख्तलिफ किस्म का छत है। इनकी डिवीजन हम इस तरह कर सकते हैं कि जो 36 कमरे हैं कोनों पे वाक़े हैं, उनके ऊपर डोमिकल या गुंबदनुमा छत है। बाकी जो 12 कमरे हैं उनमें 3 मज़ीद किस्म की छतें पाई जाती हैं। 3 कमरे ऐसे हैं जिनके ऊपर इलांगेटेड डोमिकल छत है, यानी डूमनुमा छत है लेकिन वो लंबूतरी बनी हुई है। उसके आगे चलें तो हमें एक ऐसी छत नज़र आती है जिसके दाएं बाएं नीम गुंबद और बीच में मुकम्मल गुंबद है। और फिर तीसरी किस्म वो है जहाँ बिल्कुल फ्लैट छत मिलती है। इन 3 किस्मों की 12 छतें हैं। अब 36 में आप 12 जमा कीजिए तो 48 छतें हो गई। पहली किस्म की छत ये है, ये मुकम्मल गुंबदनुमा छत है। इसके चारों जानब नीचे 4 आर्चेज हैं। 4 आर्चेज के कोनों में छोटे छोटे पेंडेंटल्स बने हैं जिन पे ये गुंबदनुमा छत खड़ी है। दूसरी किस्म की छत कमानदार छत कहलाती है, अंग्रेज़ी में इसे फिश बैक भी कहते हैं। ये छत बड़ी हद तक हमें किला लाहौर में वाक़या नौलखा की छत की याद दिलाती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये अंदर से कमानदार है, नौलखा की छत बाहर से कमानदार थी। ये छत भी छोटे छोटे पेंडेंटिव्स पर मबनी है और इस कालबकारी भी वाक़ है। इसकी डेकोरेशन भी अब मुनहदम हो चुकी है। ये है छत की तीसरी किस्म। ये छत इस तरह बनाई गई है कि दाएं और बाएं जानब हमें 2 हाफ डोम्स नज़र आते हैं। इस वक्त जो आप डोम देख रहे हैं वो दाएं तरफ का हाफ डोम है। इसके आगे अगर आप आएँ तो सेंट्रल पोर्शन नज़र आता है जो एक मुकम्मल डोम पर मबनी है। इसमें और दाएं जानब वाले डोम में फ़र्क ये है कि ये बीच का डोम जो है वो ऊंचा है और मुकम्मल डोम है। अब अगर आप दूसरी जानब निगाह दौड़ाएँ तो वहाँ भी एक हाफ डोम है जो एक पॉइंटेड आर्च से शुरू होता है और अपने इख्तिताम तक चला जाता है। इन तमाम डोम्स के अंदर छोटी छोटी मेहराबें और पेंडेंटिव्स बने नज़र आते हैं। इन तमाम डोम्स की असल डेकोरेशन अब ख़त्म हो चुकी है। और ये है चौथी किस्म की छत। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्लैट है। अलबत्ता जब ये छत दीवारों के साथ मिलती है तो कोनों में छोटे छोटे स्टैलेक्टाइट बने हुए हैं। ये ऐसे ही हैं जैसे कि छोटे छोटे पेंडेंटिव्स हों या कनकेव किस्म की कंस्ट्रक्शन हो। ये कंस्ट्रक्शन छत के चारों जानब घूमती है। ऐसे 4 छतें सेंट्रल जो टूम चैम्बर है उसके चारों जानब वाक़ हैं। मकबरा के 400 जो सेंट्रल आर्चेज़ हैं उनके दाएं और बाएं जानब बड़े बड़े ज़ख़ीम पिलर्स हैं। ये उन्हीं में से एक पिलर की पुश्त है। इस ज़ख़ीम पिलर की मुनातनी को तोड़ने के लिए यहाँ आर्किटेक्ट ने एक ब्लाइंड डोर इंट्रोड्यूस किया है। अब चूँकि स्कीम इस तरह है कि डोर के पीछे डोर, पिलर के पीछे पिलर और आर्च के पीछे आर्च चल रही है, तो इस डोर की कंटिन्यूएशन हमें अपोजिट दीवार में भी नज़र आती है। और इस पिलर की जो इतनी चौड़ाई है उसको यहाँ ब्रेक करने के लिए ये एक मुकम्मल दरवाज़ा दे दिया गया है। इसमें से हम गुजर भी सकते हैं। इस दरवाज़े के ऊपर एक हवादान है और यहाँ खड़े होकर अगर हम देखें तो इन्हीं दरवाज़ों का एक तवील सिलसिला हमें दूर तक नज़र आता है। आज के प्रोग्राम में इस मकबरे के सबटरेनियन चैम्बर यानी अंडरग्राउंड जो कमरा है उसका तज़किरा, इसकी छत का जिक्र और फिर सबसे बढ़कर इस पे जो कुछ डेकोरेशन बच गई है उसका जिक्र रह गया। ये भी जिक्र करना अभी बाकी है कि इस मकबरे की गाहे बगाहे मुरम्मत होती रही और इस मंज़र में आप जो एक इसका सुर्ख पत्थर से मुकम्मल शुदा एलिवेशन देख रहे हैं, ये भी उसी मुरम्मत का एक हिस्सा है। ये इसका असल हिस्सा है ना, असल हिस्सा नहीं है और ना ही ये इस मकबरे की असल शनाख्त है। ये तमाम जिक्र इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में करूँगा।